प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। आज चलते हैं हम लोग प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता नामक शीर्षक पर आधारित हम लोग अभ्यास प्रश्नोत्तर की बात करेंगे। भाषा और आधुनिकता पर आधारित क्या है बेटा? अभ्यास प्रश्न है, जिसकी हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। और इस पाठ के 2 अभ्यास प्रश्नों की बात हम कर चुके हैं। आज तीसरे अभ्यास प्रश्न की बात करेंगे और तीसरा प्रश्न अभ्यास शुरू होता है। ये सबसे पहले ये है कि नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। क्या करना है भाई? कि नए शब्द, नए मुहावरे, दोनों चीजें, नए रीतियों और प्रयोगों से युक्त भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधारा के अनुरूप। चलते हैं आगे। अब ये हमारा आ गया रेखांकित अंश, जिसकी हम लोग जो है व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे। और हम देखिए यहाँ पे आ गए, यहीं से शुरुआत करेंगे। रेड्डी जी भाषा और आधुनिकता की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यदि हमें भाषा में आधुनिकता लानी है, भाषा में आधुनिकता लानी है, नव निर्माण करना है, नए शब्दों का प्रयोग करना है, तो शब्दों के निर्माण मात्र से भाषा में आधुनिकता का संचार नहीं हो जाता है, बल्कि नवीन शैली, शब्दकोश, मुहावरे आदि का जब हम नए व्यवहारिक तरीके से प्रयोग करते हैं, पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करते हैं और उन निर्मित शब्दों को व्यवहारिक जीवन में अर्थात भाषा में प्रयोग करते हैं, वही भाषा की आधुनिकता कहलाती है। केवल शब्दों, वाक्यों, मुहावरों, लोकोक्तियों के निर्माण मात्र से ही भाषा में आधुनिकता का संचार नहीं हो जाता है। चलते हैं भाई आगे कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का
संदर्भ लिखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक भी लिख सकते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग से भाषा और आधुनिकता नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ये हो गया। अब क्या है कि रेखांकित अंश की व्याख्या जो हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि किसके प्रयोग से भाषा में आधुनिकता लाई जा सकती है, किसके प्रयोग से। तो क्या होगा भाई, देखिए यहां लिखा है कि नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो किसके प्रयोग से भाई, नए शब्द, नए मुहावरे। तो नए शब्द, नए मुहावरे के प्रयोग से भाषा में आधुनिकता लाई जा सकती है। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन आता है बेटा कि किसके गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं होता। तो उत्तर, शब्दों के गढ़ने मात्र से, गढ़ने का मतलब बेटा निर्माण से बात कर रहे हैं, गढ़ने मात्र से भाषा का विकास नहीं हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि भाषा में हम शब्द का निर्माण कर लें और उसका प्रयोग न करें, तो भाषा में जिन शब्दों का निर्माण करें उनको व्यवहारिकता में, प्रयोग में लाएं, तभी हमें भाषा में क्या कर सकते हैं भाई, नव निर्माण कर सकते हैं। भाषा में नव निर्माण कर सकते हैं जब उसमें हम क्या करेंगे, उनका अर्थ, उनके शब्द, उनके वाक्य, उनके लोकोक्ति, उनके मुहावरे आदि का प्रयोग जब हम अपनी भाषा में करेंगे तभी भाषा में आधुनिकता आ सकती है। अगर हम भाषा में आधुनिकता केवल शब्द का निर्माण से कर सकते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है। उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है।
तो चलिए लिखते हैं कि उपर्युक्त बिंदुओं के माध्यम से प्रयुक्त बिंदुओं के माध्यम से लेखक ने थोड़ा एक बार चलते हैं भाई, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। और इस प्रश्न का मतलब यह है कि पूरे पैसेज का सारांश लिखना है आपको। क्या करना है भाई? पूरे पैसेज का सारांश लिखना है। ये प्रश्न में यही पूछा गया है। क्या किया है? लेखक ने युग के अनुसार नए शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, परिस्थिति आदि के माध्यम से आधुनिकता भाषा में के महत्व पर प्रकाश डाला है। अगला क्वेश्चन कि नवीनीकरण कितना ही प्रशस्त कार्य न हुआ हो। नवीनीकरण का मतलब नवीनता का मतलब नवनिर्माण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? नवनिर्माण कह सकते हैं। कितना ही प्रशस्त माने क्या होता है? प्रशंसनीय क्यों न हो, लेकिन उस प्रक्रिया में यह भूलना ही नहीं चाहिए। क्या भूलना चाहिए? चाहे जितना अच्छा हम क्या करें? नवीनता का संचार करें, आधुनिकता का संचार करें, भाषा को समृद्ध बनाने का, भाषा को संपन्न बनाने का हम चाहे जितना भी प्रयास करें और जो भी प्रयास करें, लेकिन ध्यान ये देना है बेटा कि उसकी जो क्या है, उसकी जो विशेषता है, कहीं नहीं नवीनता के फेर में, नवीनता के चक्कर में, नवीनता लाने के प्रयास में उसके मूल गुण, उसकी मूल विशेषताएं ही ना लुप्त हो जाएं, मूल विशेषताएं ही ना गायब हो जाएं। जैसे क्या कहा जाता है कि हर जगह परिवर्तन, नवीनता लानी अच्छी चीज है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन ऐसी नवीनता न हो जाए कि उसका जो मूल ढांचा है, जो मूल पहचान है, मूल स्वरूप है, वही कहीं ना कहीं गायब हो जाए। तो उस मूल ढांचा को, मूल स्वरूप को, मूल पहचान को हमें क्या करना है भाई? बचाए रखना है, बनाए रखना है। तो कह रहे हैं कि प्रक्रिया में यह भूलना नहीं चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए?
कि भाषा की, अब यहां से रेखांकित अंश है, इसको हम आपको पहले बोल देते हैं कि नवनिर्माण के कार्य में संलग्न, नवनिर्माण के कार्य में संलग्न लोगों को, भाषा शास्त्रियों को यह मुख्य रूप से ध्यान देना होगा कि आधुनिकता के प्रयास में भाषा के मूल तत्व, मूल गुण, सुस्पष्ट अभिव्यक्ति को ही ना हम भूल बैठें। कोई भी भाषा यदि अपनी अस्पष्ट अभिव्यक्ति से वंचित हो जाएगी तो वह अधिक समय तक लोकप्रिय नहीं रह सकती। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता कम हो जाएगी और क्रमशः वह अस्तित्व विहीन होकर मृत भाषा की श्रेणी को प्राप्त हो जाएगी। मृत भाषा की श्रेणी से आशय उस भाषा के प्रयोगकर्ता एवं भाषाभाषी भाषा के प्रयोग से बचने लगेंगे, जिसका कि कोई स्पष्ट अर्थ ना हो। कह रहे हैं भाई, अब चलते हैं भाई कि पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है बेटा भाषा और आधुनिकता। भाषा और लेखक का नाम फिर है लेखक का नाम है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहले ही बोल चुका हूं, किन विशेषताओं के अभाव में भाषा चिरजीवी नहीं होती।
तो इसको कह रहे हैं उत्तर। देखिए लिखा हुआ है बेटा, यहां से है सुस्पष्टता और निर्दिष्टता। क्या बेटा? सुस्पष्टता और निर्दिष्टता के अभाव में सुस्पष्टता और निर्दिष्टता के अभाव में कोई भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती। जीवित नहीं रह सकती। चलिए ये हो गया इसका आंसर। और आपको जहां भी दिक्कत होगी वहां पे आप लोग क्या करेंगे भाई? बताएंगे। जहां भी प्रॉब्लम होगी उसको क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बताएंगे। ठीक है। और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहाँ चलते हैं? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे कि सार्थकता और उन्मुक्त का शब्दार्थ लिखिए। सार्थक का मतलब होता है अर्थयुक्त। सार्थक का मतलब क्या होता है भाई? सार्थक का मतलब होता है अर्थयुक्त या अर्थपूर्ण भी कह सकते हैं, जिसका कोई अर्थ निकले। और उन्मुक्त का मतलब होता है बेटा स्वतंत्र। क्या होता है? उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर विचार करने का क्या आशय है? पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के विचार करने का क्या आशय है? उत्तर लिखेंगे पूर्वाग्रह से मुक्त होकर विचार करने से आशय है, विचार करने से आशय है कि किसी भाषा एवं शब्द के प्रति जो पूर्व धारणा है उससे हटकर नवीन मानसिकता से हमें विचार करना होगा। ये हो गया बेटा प्रश्न। देखिए पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि पूर्व अनुभव या पूर्व का ज्ञान, जो पूर्व का अनुभव होता है, पूर्व का ज्ञान होता है,
वो क्या करता है, किसी के प्रति सोचने विचार करने में हमें विवश कर देता है। एक इसको आप कह सकते हैं अनुभव भी कह सकते हैं। कहते हैं ना कि हमारा अनुभव है कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, अच्छा है, खराब है, पढ़ने वाला लिखने है, जो भी है, ये होता है पूर्वाग्रह। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूर्वाग्रह हमेशा सही हो। बहुत से लोग क्या होते हैं, पुराने आचरण से, पुराने व्यवहारिक जीवन से अपने जीवन को बिल्कुल अलग ही सिद्ध कर देते हैं। पुराने व्यवहारिक जीवन से अपने जीवन को लगभग बिल्कुल अलग ही सिद्ध कर देते हैं। इनमें दो आपके महापुरुष हैं जिनका नाम हम आपको बता सकते हैं। पहले क्या है भाई, पहले तो आपके हैं भैया कालिदास बाबा, बाबा कालिदास है ना। दूसरे हैं तुलसीदास जी के जीवन में भी यही हुआ। और तीसरे कौन है भाई, वाल्मीकि जी हैं। और आगे कौन है, गांधी जी हैं। गांधी जी ने भी अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया था। कब जीवन का उद्देश्य बदल दिया, जब उनको ट्रेन से फर्स्ट क्लास के डिब्बे से घसीट करके बाहर कर दिया। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जो पहले का व्यक्तित्व होता है, पहले का आचरण होता है, वह बिल्कुल बदल जाता है। इन लोगों के साथ ये जो पूर्व आचरण था वो आचरण बिल्कुल बदल गया। बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है, जैसे हरिश्चंद्र जी हैं ना, कहां राजा थे, कहां पहुंच गए। हालांकि वो परीक्षा के रूप में उनकी वो परीक्षा ली जा रही थी, लेकिन फिर भी जीवन शैली में परिवर्तन तो आ गया ना। तो क्या है, अगर हम उसी तरीके से पुरानी पद्धति को सोचते रहें और उन्मुक्त स्वतंत्र विचार हो करके नहीं सोचेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। कालिदास के विषय में भी आप जानते होंगे, तुलसीदास के विषय में भी जानते होंगे, वाल्मीकि जी के विषय में भी जानते होंगे, गांधी जी के विषय में मैंने थोड़ा सा बताया भी आपको। इन्होंने, कालिदास ने घर छोड़ दिया था, इनकी पत्नी ने इनको अपमानित किया, तुलसीदास की पत्नी ने अपमानित किया, और वाल्मीकि जी को क्या हो गया, डाकू थे भैया, अंगुलीमाल डाकू थे, तो इनको भी ज्ञान प्राप्त हो गया कि ये कार्य अच्छा नहीं है। और जब ये कार्य अच्छा नहीं है, इसका ज्ञान मिल जाए और फिर हम अगर रास्ते को बदल दें तो क्या हो जाएगा। अब जैसे वो रास्ते को बदल दिए, लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं ना, कालिदास को उसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के उनकी विशेषताओं को नहीं देखते हैं, उनको दुर्गुणों को देख करके उसी प्रकार की मानसिकता हम बनाए हुए हैं। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा चलिए, अगला क्वेश्चन है कि उपर्युक्त अवतरण के आधार पर भाषा का क्या कार्य है। उपर्युक्त गद्य अवतरण के आधार पर भाषा का क्या है, तो उपर्युक्त उत्तर, उपर्युक्त अवतरण के आधार पर भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। सुस्पष्ट क्या है भाई, सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। कोई भी भाषा ऐसी है
जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको अगर हम बोल नहीं सकते हैं, जिसका प्रयास नहीं कर सकते हैं, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, तो उस भाषा को क्या है, उस भाषा को हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग के योग्य नहीं मान सकते हैं। उस भाषा को चिरकाल तक वो भाषा रहने वाली नहीं है। और जो अस्पष्ट भाषा ही नहीं, अब कुछ लोग कहते हैं कोई बात, जैसे आप व्यवहारिक जीवन में ही ले लीजिए, थोड़ा सा एक उदाहरण देख लेते हैं कि व्यवहारिक जीवन में ही ले लीजिए कि हम अपनी बात किसी को कह रहे हैं, तो जब वो बात स्पष्ट नहीं होती तो आदमी पूछता है कि भाई क्या बात है, क्या आप कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो, मतलब जब वो सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो ये पूछा जाता है कि क्या कहना चाहते हो, अर्थात उद्देश्य क्या है। तो जब वो बात स्पष्ट ही नहीं हो रही तो उसको कार्य रूप में कैसे परिणित किया जाए, और उस भाषा का, उस शब्द का कोई मतलब भी नहीं रह जाता है जिसका अर्थ ही क्लियर ना हो। नए शब्दों के निर्माण के समय किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि नए शब्दों के निर्माण पर, नए शब्दों के निर्माण पर किस बात पर ध्यान देना चाहिए। भाई यही सबसे बड़ी चीज है, सुस्पष्टता और निर्दिष्टता। अगर ये दो चीजें नहीं होंगी, कहते हैं नवीनीकरण कितना भी प्रशस्त कार्य हुआ हो, इस प्रक्रिया में यह नहीं भूलना चाहिए कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यही चीज लिखा है, भाषा का मुख्य कार्य क्या है, सुस्पष्ट अभिव्यक्ति। कि नवीनता, आधुनिकता लाने में हम ये भूल जाएं। अभी देखिए एक चीज और क्या होता है, एक व्यवहारिक चीज देखने में मिलती है कि कुछ लोग क्या होते हैं, इतना घुमा घुमा के कलम लिखते हैं, इतना आकार प्रकार बना करके कि उसके जो मूल शब्दों का निर्माण है, कुछ लोग बहुत पेन घुमा घुमा करके लिखते हैं कापी में, तो जो शब्द की जैसी बनावट है उस शब्द की बनावट में भी वो चेंज कर देते हैं। मैं देखता हूं भाई, मैं तो इसको बिल्कुल से, आप जैसे क्या किया, ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, जैसे मान लो लिखना है आपको, जैसे लिखना है कुंभकार, तो ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, ये घुमा घुमा के जो निकाल रहे हैं, ये उसके स्वरूप आपको अच्छा लगता होगा, आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन जो उसका मूल स्वरूप है बेटा, भाषा का, लिपि का, वर्ण का, शब्द का, उसको आपने क्या कर दिया, विकृत कर दिया। अब जब विकृत कर दिया माने बदल दिया, और वो सही शब्द आकार में नहीं है, तो उसको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, उसको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। क्या करना होगा भाई, किन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। तो क्या करना है भाई, शब्द का निर्माण करते समय हमें क्या ध्यान देना चाहिए कि नए शब्द के निर्माण के समय, नए शब्द के निर्माण के समय हमें ध्यान देना होगा कि भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है।
अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना, बात करते समय बड़ा मुंह घुमा घुमा के बात करते हैं, बड़ा एक्टिंग से बात करते हैं, तो उनकी एक्टिंग में जो मूल शब्द है, मूल भावना है ना, वो गायब हो जाती है। अर्थात क्या, बहुत ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि सामान्य सी भी बात को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़ा आसमान गिरने वाला है। अब जैसे कुछ मैं भाई व्यवहारिकता का अनुभव, अगर मान लीजिए मार्केट में जाना, मार्केट गए हैं, वहां से कुछ लाए हैं ना, तो उसको इस तरीके से बताएंगे कि क्या बताऊं मैं ना, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। भाषा क्या है, भाषा का जो मूल गुण है वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं विकृत होना चाहिए। वो विकृत का मतलब क्या है, विकृत, विकृत कई बार बता चुका हूं, विकृत, विकृत का मतलब होता है बिगाड़ना। क्या होता है भाई, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसके आकार को, उसके स्वरूप को, उसके रूप को, उसके भाव को हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए। अब चलिए कहते हैं, अगला हमारा पैसेज आ गया है, अगला गद्य आ गया है कि यदि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों की व आचार्यों की दिमागी कसरत है ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती। अब देखिए क्या कहते हैं, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। कह रहे हैं कि अगर ये भाषा का नवीनीकरण कुछ लोगों तक सीमित रहे, भाई हम ही परिवर्तन करें, हम ही पढ़ें, तो फिर वो भाषा का परिवर्तन कोई मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी चीज ये है बेटा कि जहां पर क्या होगा, जो मैक्सिमम लोगों के द्वारा, अधिकतर लोगों के द्वारा, ज्यादातर लोगों के द्वारा प्रयोग में लाया जाए, प्रयोग में स्वीकार किया जाए, उसे क्या कहेंगे भाई, उसे ही हम क्या कहेंगे, भाषा में आधुनिकता का संबंध जोड़ सकते हैं। वही भाषा गतिशील हो सकती है जो ज्यादातर लोगों के व्यवहारिक जीवन में, प्रायोगिक जीवन में जिसका अनुभव किया जाए, जिसको देखा जाए। अगर कुछ लोगों तक सीमित है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। करें, भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। अब हम चलते हैं, इसकी व्याख्या लिखते हैं। चलिए लिखिए, लेखक कहते हैं कि वह भाषा जो प्रयोग के योग्य नहीं है, केवल उसका निर्माण मात्र किया गया है, शब्द का निर्माण मात्र किया गया है, उसका भाषा में प्रयोग नहीं किया गया। देखिए, दो बातें मैंने बोली है, एक भाषा का प्रयोग, एक शब्द का प्रयोग। चाहे भाषा हो चाहे शब्द हो, नहीं आप लोग कंफ्यूज होइए कि एक बार सर भाषा बोल रहे हैं, एक बार शब्द बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं जब तक वह प्रायोगिक जीवन में स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक भाषा के ऐसे नवीन प्रयोग निरर्थक एवं बेकार हैं और यह नवीन प्रयोग जन सामान्य के द्वारा स्वीकारणीय होने चाहिए, अपनाए जाने चाहिए।
ठीक है, मतलब जो भाषा में हम नवीनता लाएं, पहली बात तो वो व्यवहारिक जीवन से हो, केवल थ्योरी ना हो, प्रैक्टिकल भी हो, पहली बात। दूसरी बात, वो जन सामान्य के द्वारा स्वीकार होना चाहिए, सबके द्वारा, मैक्सिमम लोगों के द्वारा उसे मान्यता दी जानी चाहिए। कहते हैं भाषा का सीधा संबंध किससे है? उत्तर लिखेंगे बेटा कि भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है। भाषा का सीधा संबंध किससे है? प्रयोग से है। नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा? क्या होता है कि यदि हम नए शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो भाषा के निर्माण में ही क्या होगा? कुठारा घात होगा। आगे चलते हैं। कुठारा घात का आशय स्पष्ट कीजिए। कुठारा घात सब लोग जानते हैं, और कुठारा घात मतलब होता है कुल्हाड़ी का आघात। कुल्हाड़ी का आघात, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया बेटा। अब आशय लिखते हैं, आशय हम बोल देते हैं कि कुठारा घात से आशय उनके अस्तित्व को, अर्थात शब्द निर्माण के द्वारा निर्मित शब्द का जो उद्देश्य है उसे जिस लक्ष्य के लिए बनाया गया है उसे ही हम नष्ट कर देंगे। उसके सृजन, निर्माण का जो लक्ष्य है, क्या करेंगे भाई? उसे हमने ही नष्ट किया है। जैसे कुठारा घात, कुल्हाड़ी क्या करता है बेटा? मेन काम कुल्हाड़ी का होता है, समझ लीजिए कि लकड़ी को क्या करना भैया? काटना और चीरना, छोटे छोटे टुकड़ों में करना। अब बड़ा सा गट्ठर, बड़ा सा लट्ठा पड़ा हुआ है, बड़ा सा तना पड़ा हुआ है वृक्ष का, और उसको इस कुल्हाड़ी के आघात से, कुठारा घात लिखा है, तो घात माने क्या होता है? प्रहार से। यहां पे शब्द लिखा है बेटा कुठारा, बता देता हूं, कुठारा घात, तो हो गया बेटा कुठार धन आघात, ये दो शब्द बनेगा, दीर्घ संधि होगी। तो कुठार का मतलब होता है बेटा कुल्हाड़ी, और आघात का मतलब होता है मारना, प्रयोग करना, काटना, प्रहार करना। और कुल्हाड़ी से आघात या प्रहार किस पे किया जाता है? लकड़ी पे किया जाता है। अब कह रहे हैं कि पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक है बेटा
पाठ का शीर्षक क्या है? पाठ का शीर्षक है भाषा और आधुनिकता, और लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, अब चलते हैं। आपको जहां भी प्रॉब्लम समझ में आए बेटा, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा, जिसको हम अगली क्लास पर, अगले क्लास में जिस कमेंट को जो है हम ले करके उसका समाधान करते चलेंगे। जहां पे भी दिक्कत हो उसको बताइए। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।